कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, जो हम लोग छत्तीसगढ़ की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे उसमें आज फोर्थ पार्ट अपन देख रहे हैं। इसके पहले भी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर वो जाके नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो उसी के सीक्वेंस में हम लोग आज अगला पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया जिसके माध्यम से आपको कई सारी जानकारी यहाँ पर देखेंगे आप मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ वो मेरा उद्देश्य ये है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो नए जिले गठन हुए हैं 33 जिला, उसके बाद जो जो परिवर्तन आए हैं वो सारे परिवर्तन आप समझ सके और उसको अच्छे से सॉल्व कर सके, ये मेन उद्देश्य है। तो इसके क्वेश्चन आप देखेंगे कि कोई भी पुराने क्वेश्चन इसमें से ले ही नहीं सकते, क्योंकि पुराना जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया वो पुराने जिले के हिसाब से आया। तो नए क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे हैं जिसके कारण काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो आप उस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, तभी जो है वो आगे की वीडियोज़ भी मैं उसी तरीके से आप लोगों के लिए एफर्ट डाल पाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है। तो इसी तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तहसील से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा आज। तो देखिए, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, कोरबा, इसमें पूछा है निम्न में से। ये 4 जिले जो दिए गए हैं उनमें से पूछा है यहाँ पर। तो सरगुजा में तहसील की संख्या कितनी है? 8। जसपुर में तहसील की संख्या कितनी है? 9। सूरजपुर में तहसील की संख्या कितनी है? 7। और कोरबा में तहसील की संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, कोरबा हो जाएगा। अगर आपको यहीं पर पूछे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, तो कोरबा में भी 10 तहसील है, बिलासपुर जिले में भी 10 तहसील है, उसी तरीके से और भी जिले हैं जैसे कि रायगढ़ जिला, उसमें भी 10 तहसील है। तो कई सारे जिले ऐसे हैं जिसमें से 10 तहसील आएगा। कई सारे जिले ऐसे हैं जिसमें नए तहसील के गठन होने के बाद 9 तहसील आ जाएंगे। मतलब कई सारे नए तहसील गठन हुए ना हर जिले में, तो उसमें 9 तहसील आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अभी वर्तमान समय में ये आकलन लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील है, क्योंकि एक तहसील की संख्या वाले कई सारे जिले हैं। 10-10 तहसील कई सारे में हैं, 9 तो कई में हैं। तो इस तरीके का तो अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा आया नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल डाटा आएगा तो मैं आप लोग को जरूर उस चीज़ को अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? नगर निगम की संख्या 14, नगर पालिका की संख्या 44, नगर पंचायत की संख्या 109 और तहसील की संख्या 236। तो देखेंगे हम लोग कौन सा असत्य है पूछ रहा है। नगर निगम 14 है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका 44 नहीं है, 43 है नगर पालिका। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में नगर पालिका की संख्या वर्तमान में 43 है। नगर पंचायत 109 बिल्कुल सही है और तहसील की संख्या 236 है वर्तमान में। अब अगर कहीं आपके पेपर से पहले और भी तहसीलों का गठन होता है, आपका पेपर कब है? 12 फरवरी, पीएससी का अगर बात करें तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जहाँ जाते हैं वहाँ तहसील का गठन कर देते हैं। तो अभी वर्तमान में इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अभी तक का बता रहा हूँ मैं, 236 तहसील की है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके का डायरेक्ट एक क्वेश्चन जिसमें तहसीलों की संख्या पूछना, वैसा टाइप का नहीं पूछेगा। अगर आपको कथन कारण में एक ऑप्शन दे देता है तो इसी के आसपास वाला आंसर आप टिक करिएगा, नहीं तो इसकी संख्या अभी परिवर्तनीय है, ये चेंज हो सकती है। लेकिन मैं इसको शामिल इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे वर्तमान में आपको इस चीज़ का जानकारी देना था, ठीक। तो याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बी, नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका की संख्या 43 है। उसके साथ साथ नगर निगम, नगर पंचायत, इस सब संख्या लोग को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के सवाल बहुत आ रहे हैं पेपर में, अभी व्यापम और पीएससी दोनों के पेपर में, छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में, तो उसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखिए, कौशल का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। तो देखिए, कौशल शब्द है, छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता है। तब
ये जो कोसल शब्द है इसको दक्षिण कोसल कहा जाता है। एक उत्तर कोसल है जो अयोध्या वाले यूपी क्षेत्र में है वो। तो कोसल शब्द का, न कि दक्षिण कोसल का, कोसल शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ये बिल्कुल सही कथन है। पहले इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। दूसरा वाक कथन देखेंगे तो रतनपुर के कलचुरी शासक ज्वजलदेव प्रथम ने रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा, कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ को सर्वप्रथम महाकोसल कहा है। चौथा, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि के दरबारी दलराम राय ने 1494 में सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो इसमें से आपको बताना है केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3, और क्या सभी सत्य हैं। आंसर दीजिए आप अपना। तो पहला तो मैं ही बता दिया कि सत्य है। दूसरा देखते हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक ज्वजलदेव प्रथम ने रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कोसल शब्द का पहला प्रयोग किया है। बिल्कुल सही है ये भी। ज्वजलदेव प्रथम जो रतनपुर के शासक थे उन्होंने दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया है। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ को सबसे पहले महाकोसल कहा। देखिए, कनिंघम ने ये जानकारी दी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उनकी रिपोर्ट थी उसमें कनिंघम ने कहा कि इस क्षेत्र को पहले हर चीज़ में महा लगाए जाने की प्रथा चल रही थी। जैसे कि महासमुंद में क्या आदि महा लगा है, ठीक है, महानदी, नदी के सामने महा लगा है। तो उसने कहा कि इस क्षेत्र में सब चीज़ के आगे महा लगाया जाता था, इसलिए इसको कोसल को क्या कह दिया इसने? महाकोसल कह दिया। और अगला देखते हैं, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि के दरबारी दलराम राय ने 1494 में सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया। तो खैरागढ़ के ये जो राजा थे लक्ष्मीनिधि, उनके दरबारी जो थे दलराम राय, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दलराम राय ने 1494 में पहला प्रयोग किया था। उन्होंने अपने जो 2 लाइन लिखा था, कविता टाइप की लिखी थी, उसमें बताया था। तो 1494, ये डेट्स को भी, सन को भी याद रखना, इसको भी एक बार पूछा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? हमारा क्या आ जाएगा आंसर? इसमें आ जाएगा डी, सभी सत्य हैं। ठीक, तो चारों को मैंने इसीलिए शामिल किया कि आपको कई सारी जानकारी एक क्वेश्चन के साथ मिल सके। तो जितने भी नाम हैं आपको चारों ऑप्शन में यहाँ पर दिख जाएंगे, सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के समय में कितने मिनट का अंतराल है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी तरीके का बिल्कुल आ सकता है आप लोग के पेपर में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में इस प्रकार के सवाल जो है वो देखे गए हैं। इस प्रकार का सवाल जो है वो आता है। पहले अपन मैप बना लेते हैं और मैप से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन का क्या है सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन जाता है और ये जो लाइन जाता है, ये कौन सा है? देशांतर रेखा है। तो ये 80 डिग्री 15 मिनट देशांतर रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो। और ये वाली जो रेखा है वो कितना है? 84 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा। 84 डिग्री 25 मिनट की जो देशांतर रेखा है वो ये है। तो अब आप मुझे बताइए 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट, तो इन दोनों में कितने डिग्री का अंतर है? 4 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना, 80 डिग्री से 84 डिग्री। और यहाँ पर आप देखिए सेकंड की बात करें तो मिनट की बात करें तो 15 मिनट और 25 मिनट में 10 मिनट का अंतर है। 4 डिग्री 10 मिनट का अंतर है टोटल। अब 1 डिग्री में कितना मिनट का अंतराल होता है? 4 मिनट का। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि नहीं? क्यों मिनट का अंतराल होता है? क्योंकि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं टोटल? 360 देशांतर रेखाएं। 360 देशांतर रेखाएं मतलब एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनेगा? किसी भी गोले को एक चक्कर लगाने में, वृत्त को एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब कितना? 24 घंटा लगेगा ना। एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगेगा। 1 डिग्री में कितना? 24 घंटा मतलब 1440 मिनट। 1440 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 1440 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 360। तो ये कितना हो जाएगा? 1440 डिवाइडेड बाई 360। 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 360 को 1440 तो 4 मिनट आएगा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट का। तो कितना डिग्री का अंतर है? 80 डिग्री 15 मिनट से आपको 84 डिग्री 25 मिनट तक पहुंचने के लिए 4 डिग्री का पार करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 4 डिग्री में 16 मिनट का अंतर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 मिनट। एक भी बार ये सवाल नहीं आया है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के समय में कितने मिनट का अंतर है। पूर्वी छोर 84 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है। पश्चिमी छोर से 80 डिग्री 15 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है। दोनों के बीच 4 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री में 4 मिनट मतलब 4 डिग्री में 16 मिनट का अंतर है टोटल। तो यहाँ पर आप देखिए 16 मिनट। ठीक, आगे बढ़ें, देखते हैं नेक्स्ट। शक्ति जिला से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है कि असत्य है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी सीमा सरगुजा, दक्षिणी सीमा सारंगढ़, पूर्वी सीमा खरसिया और रायगढ़ और पश्चिमी सीमा जांजगीर चांपा। देखिए शक्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शक्ति की पूर्वी सीमा लगती है खरसिया और रायगढ़ से, ये बिल्कुल सही है। उसकी पश्चिमी सीमा लगती है किससे? जांजगीर चांपा से।
उसकी उसकी पश्चिमी सीमा जांजगीर चांपा से, उसकी उत्तरी सीमा लगती है कोरबा से, और उसकी दक्षिणी सीमा लगती है आपका सारंगढ़ से, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? यहां पर बोल रहा है उत्तरी सीमा सरगुजा से लगती, नहीं, उत्तरी सीमा कोरबा से लगती है। ठीक, इसके अतिरिक्त शक्ति जिला के बारे में और कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। हम लोग को तो पता है, आपको तो मैं बता ही चुका हूं, शक्ति 33वें क्रम का जिला है। ठीक है, जो उद्घाटन कब हुआ उसका? 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर को। उसके गठन की अधिसूचना जारी हुई थी कब? 8 सितंबर को। ठीक है, किससे अलग हो गया था? इसका मात्र जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शक्ति में तहसील की संख्या कितनी है? तहसील की संख्या 6 है। शक्ति, डभरा, जैजैपुर, मालखरौदा, नया बाराद्वार और अड़भार। ठीक है, और घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2021 को हुई थी। सृजन की अधिसूचना 8 सितंबर बता दिया, उद्घाटन 9 सितंबर। ठीक, संभाग कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। बिलासपुर संभाग जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, बिलासपुर संभाग। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा, कई सारे चीज आपको पता चल जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दंडकरण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार से घिरा है। बताइए, 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, कौन सा सही है बताओ? तो अब इसमें देखो, उत्तरी छत्तीसगढ़ बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग है। देखो, बघेलखंड का पठार जो है ना, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जिला में भी फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश और आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्वी भाग आता है बघेलखंड के पठार का, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, इन सब जिलों में फैला हुआ है। वो तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जो बस्तर संभाग है दक्षिण छत्तीसगढ़, वो दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, ये बिल्कुल गलत है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से आता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से झारखंड में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है? झारखंड, थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को भी छूता है। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, वो छूता है छत्तीसगढ़ का। अगर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला थोड़ा सा इसमें छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा आता है, मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार से घिरा है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मध्य हिस्सा छोटा नागपुर के पठार से नहीं घिरा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा छोटा नागपुर के पठार, छोटा सा हिस्सा जो आता है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जल विभाजक पर्वत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? केशकाल पर्वत महानदी और इंद्रावती के मध्य, मैकल पर्वत शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद और रिहंद, कैमूर पर्वत सोनगंगा और शिवनाथ। इसमें से पहला देखिए, केशकाल पर्वत महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं, एक बार पूछा था क्वेश्चन में, तो केशकाल घाटी में 12 मोड़ हैं। केशकाल घाटी साल वनों के लिए प्रसिद्ध है और बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर स्थित है। किसका? तेलिन माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वेनगंगा, ये बिल्कुल सही है, जल विभाजक पर्वत है। मैकल पर्वत श्रेणी कितने जिलों में फैला हुआ है? तो यहाँ पर से आप गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, यहाँ तक फैला हुआ है मैकल पर्वत श्रेणी। ये जो वेनगंगा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की 2 सहायक नदी है, एक पेनगंगा और दूसरा वेनगंगा। तो इसमें पूछा था इंडियन ज्योग्राफी में कि इन दोनों में से बड़ी नदी कौन सी है? वेनगंगा इससे बड़ी नदी है। तो शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य मैकल पर्वत है जल विभाजक, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद और रिहंद, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद और रिहंद के मध्य जल विभाजक पर्वत है। और डी है
कैमूर का पर्वत सोनगंगा और शिवनाथ के मध्य। देखिए ये गलत ऑप्शन है, कैमूर का पर्वत शिवनाथ और सोनगंगा और शिवनाथ के मध्य जल विभाजक नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको याद रखिएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, असत्य है पूछ रहा है, तो डी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, इसमें इसका आंसर आ जाएगा डी। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि मध्य प्रदेश, आपको सवाल पूछेगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो नेयूर नदी बनाती है, याद रखिएगा, नेयूर नदी, नेयूर नदी, नेयूर नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, एक बार पेपर में आया था, बाघ नदी सीमा रेखा बनाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, शबरी नदी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये सब नदियों को भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए सूची 1, नदी परियोजना और छत्तीसगढ़ के जिले को कूट के आधार पर मिलाइए, सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, आप बताओ, तांदुला परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना, घुघुआ परियोजना, परलकोट परियोजना। तो चलो मिलाते हैं। तांदुला परियोजना कहाँ स्थित है, तांदुला परियोजना स्थित है आपका बालोद जिला में, बालोद जिला में। हसदेव बांगो परियोजना कहाँ स्थित है, कोरबा जिला में। घुघुआ परियोजना कहाँ स्थित है, रायपुर जिला में। और परलकोट परियोजना कहाँ स्थित है, कांकेर जिला में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, अब देखते हैं आंसर, लेकिन ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आ जाएगा अ 2, ब 3, स 1 और द 4। ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इससे संबंधित कई सारे फैक्ट हैं और देख लेते हैं इसको। तांदुला परियोजना से संबंध में देखते हैं। तांदुला परियोजना 1913 में चालू हुआ था। कौन सा जिला में चल रहा है, बालोद जिला में चल रहा है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना थी, याद रखिएगा। तांदुला परियोजना 1913 में चालू हुई थी और छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना थी तांदुला परियोजना। दूसरा अगर देख लेते हैं हम लोग, हसदो बांगो परियोजना। हसदो बांगो परियोजना कोरबा के माचाडोली नामक स्थान पर चल रहा है, 1961 से चल रहा है, 1967 से चालू हुआ था हसदेव बांगो परियोजना। हसदेव बांगो परियोजना का दूसरा नाम क्या है, बहुत बार पूछ चुका है, मिनी माता परियोजना है। मिनी माता कौन थी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक, और इसी के साथ हसदेव बांगो परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना अगर बोलेगा तो तांदुला परियोजना है, और छत्तीसगढ़ की अगर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बोलेगा, मतलब कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वो हसदेव बांगो परियोजना है जो कोरबा जिले में संचालित है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को शामिल किया कि एक क्वेश्चन में आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाए। पहला परियोजना तांदुला, पहला बहुउद्देशीय परियोजना हसदेव बांगो परियोजना। ठीक, पहला परियोजना तांदुला और पहला बहुउद्देशीय परियोजना हसदेव बांगो परियोजना। घुघुआ परियोजना रायपुर में स्थित है, ये भी एक बार पेपर में आया था। और परलकोट परियोजना कांकेर जिला में स्थित है। इसके अतिरिक्त कांकेर में मयाना परियोजना भी स्थित है। ठीक, तो ये सब चीज़ों को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त याद रखना, हसदेव बांगो डैम में 120 मेगावाट का पावर प्लांट संचालित है। 40 मेगावाट का 3 यूनिट लगा हुआ है वहाँ, 40 मेगावाट का 3 यूनिट लगा हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट का, जल विद्युत संयंत्र का, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग पहले मैप बना लेते हैं, मैप से अपन समझ लेंगे पूरा। इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर में जो महानदी के तट पे जो शहर बसे हुए उसको जमाइए करके। तो सिहावा पर्वत से निकलता है महानदी, पहले जाती है कांकेर, उसके बाद उत्तर पूर्व से दिशा से होते हुए ऐसे चले जाती है, तो पश्चिम की ओर पहले बहती है। इसको एक बार सवाल आया था कि सबसे पहले उद्गम के बाद किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर, फिर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। टोटल याद रखिएगा 11 जिलों से होकर गुजरती है। टोटल कितने जिलों से होकर, 11 जिला। 2 जिला बढ़ गया है, कौन सा जिला बढ़ा है, एक नया जिला बढ़ा है शक्ति, और अगला जिला बढ़ा है कौन सा, सारंगढ़ बिलाईगढ़। 2 नए जिले बने हैं। इन 2 नए जिले, पहले जब 33 जिला नहीं बना था तो 9 जिलों से होकर महानदी प्रवाहित होती थी। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शहर आएगा राजिम, गरियाबंद में राजिम आएगा, उसके बाद सिरपुर आएगा महासमुंद में, उसके बाद आएगा बलौदा बाजार में पलारी, और उसके बाद शिवरी नारायण आएगा। शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम है जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक, अब नदी वाला जब पार्ट कवर करेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और नदियों से रिलेटेड जो डिटेल है उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। दूसरा, मुरुम सिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ है। तीसरा, पैरी परियोजना धमतरी जिले में स्थित है। और चौथा, दुधावा जलाशय का निर्माण 1962 में हुआ है। ए है 1 और 3 सही है, दूसरा है बी 2 और 3 सही है, सी 2 और 4 सही है,
डी 2, 3 और 4 सही है। बताइए, केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। देखिए, केलो परियोजना रायगढ़ जिले में स्थित है और इसी का दूसरा नाम है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या है? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। दूसरा, मुडुम सिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ है। ये बिल्कुल सही है। मुरुम सिल्ली जलाशय या माडुम सिल्ली जलाशय जो है उसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उसका नाम बदल गया है, नाम बदला है, याद रखिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी बोलते हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम साइफन बांध है, साइफन तकनीक से बना छत्तीसगढ़ का पहला बांध है मुरुम सिल्ली जलाशय। ठीक, ये बेसिकली अगर आप बात करें तो धमतरी जिले में स्थित है माडुम सिल्ली जलाशय। पैरी परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है। पैरी परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित, तो तीसरा गलत हो जाएगा। दुधावा जलाशय का निर्माण 1962 में हुआ है। दुधावा जलाशय कांकेर में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? इसमें केलो परियोजना जांजगीर चांपा में नहीं, रायगढ़ में है, तो ये गलत है। दूसरा और चौथा सही है। इसमें कौन सा सही है? दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी उच्च पर्वत। देखो, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है ना, ये वाला हिस्सा, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ भी प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है और इसमें से भी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप करके रखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को पीडीएफ चाहना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और अगर आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा है, आपको नई जानकारी कोई मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।